ओके चलिए वापस आते हैं टॉपिक्स के ऊपर। तो अभी जो मैं आपको बता रहा था गवर्नर जनरल्स वगैरह की जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, ये तो मैंने प्रीवियस ईयर डिस्कशन वगैरह कुछ कराया हुआ, उसी के ऊपर आते हैं सीधा। कुछ मैंने आपको वायसराय और गवर्नर दिखाए थे। देखिए लॉर्ड कैनिंग हो गया, हम लोग का पढ़ लिया था हम लोग ने, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के बाद में जो जो प्रॉब्लम भारत को फेस करनी पड़ी उसके बाद में उनकी कुछ चर्चाएं यहाँ पे करनी है। देखिए लॉर्ड एल्गिन, इसके बाद के गवर्नर जनरल या वायसराय हम लोग यहाँ पे देख लेते। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन है। इसके बाद में लॉर्ड एल्गिन के समय में वहाबी आंदोलन चला पूरे भारत के अंदर, ठीक है, वहाबी आंदोलन। तो पूछा जाता है किसके कार्यकाल के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई हैं, मैं सिर्फ उन घटनाओं के ऊपर आपका ध्यान लगाऊंगा, ठीक है। तो जो घटनाएं इंडियन गवर्नर जनरल्स के समय में हुई है उन घटनाओं को ध्यान से देखना है हम लोग को सिर्फ इस समय। तो जैसे वहाबी आंदोलन किसके समय में हुआ पूछा जाए तो लॉर्ड एल्गिन के समय में हुआ। यह आंदोलन बेसिकली मुस्लिम्स के अंदर, धर्म के अंदर या धार्मिक चीजों के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए रिफॉर्म मूवमेंट चलाया गया। तो ये बेसिकली वहाबी आंदोलन के फॉर्म में कहलाता है। 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास इन तीनों जगहों पर उच्च न्यायालय की स्थापना हो गई, ठीक है। ये उच्च न्यायालयों की स्थापना की जो बात की गई थी, ये बात की गई 1861 के अंदर। अभी एक एक्ट आएगा था, पीछे आया था, जिसकी हम लोग ने बात करी थी, ठीक है। तो 1862 तो लॉर्ड लिटन के बारे में बात हो रही है। लॉर्ड लिटन का समय काल, इसके अंदर एक दिल्ली दरबार इंपॉर्टेंट है। मैं ये बता रहा था 1858 में एक इलाहाबाद का दरबार हुआ। इलाहाबाद के दरबार को लॉर्ड कैनिंग ने डिक्लेयर किया था कि विक्टोरिया जो है वो यहाँ की आज से क्वीन या महारानी होती है, ठीक है। तो क्वीन महारानी ने घोषित कर दिया गया था। लेकिन असल फॉर्म में 1877 के अंदर इस बात को यहाँ पर पूरी तरीके से रेगुलेट किया जा रहा है एक दिल्ली दरबार लगा के, ठीक है, कि महारानी विक्टोरिया असल महारानी है भारत की। इसलिए 1877 में इस बात को यहाँ पर क्या करा जा रहा है, अब घोषित किया जा रहा है। यहाँ पे कह लो अनाउंस किया गया है और यहाँ पे अब घोषित कर दिया गया, ठीक है। एक तरफ अनाउंसमेंट, एक तरफ डिक्लेरेशन है। तो 1877 में डिक्लेरेशन हुआ और ये डिक्लेरेशन उस समय किया गया जब भारत में भयंकर अकाल चल रहा था। और इस अकाल की समस्या से निपटने के लिए जो जितना भी धन था वो धन उठा के वहां लगाने की बजाय इसने कहाँ लगा दिया, सब दिल्ली दरबार में लगा दिया। तो दिल्ली दरबार इतना भव्य दरबार लगा था कि लाखों करोड़ों रुपया का खर्चा उसमें हो गया। अगर उनको बचाया जाता तो आप क्या यहाँ पे नहीं खर्च कर सकते थे, अकाल भी बचाने में खर्च कर सकते थे। तो इस वजह से इसको बोला जाता है बहुत कुख्यात गवर्नर जनरल है, ठीक है, मतलब बेकार गवर्नर जनरल की नियत के फॉर्म में इसको जाना जाता है। अगले देखिए इसने क्या करा, इसने रॉयल टाइटल अधिनियम पास किया, ठीक है, जिसके अंदर महारानी विक्टोरिया को इसने कैसरे हिंद की उपाधि से पूरी तरीके से नवाजा था, ठीक है। कैसरे हिंद की उपाधि एक पर्सन को और दी गई है, गांधी जी को। महात्मा गांधी को भी कैसरे हिंद की उपाधि से जाना जाता है, ठीक है। तो कैसरे हिंद की उपाधि इनके लिए देने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक अधिनियम पारित हो रहा है। देखो ऐसे ही दे देते, बोल देते, लेकिन उसके लिए अधिनियम पारित किया जा रहा है। तो इनके लिए भी, इसमें भी खर्चा होगा, अधिनियम पारित होगा। इसके बाद में आर्म्स एक्ट आया जिसको शस्त्र अधिनियम कहते हैं, ठीक है। शस्त्र अधिनियम के अंदर क्या बोला गया कि भारतीयों को किसी भी तरीके का हथियार रखने के लिए, अस्त्र रखने के लिए लाइसेंस चाहिए होगा, ठीक है। जैसे आज के समय में बंदूक लेते हो तो लाइसेंस है, पहले ये सब नहीं होता था पहले। और ये भारतीयों के लिए नई चीज थी, अरे यार हम लोग क्यों लाइसेंस ले। और एक तरफ इन्होंने क्या बोला था कि जितने भी इंग्लिश है उनको किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं, वो लोग ऐसे ही रख सकते हैं हथियार अपने पास। तो ये तो पूरी तरीके से भेदभाव है। तो भारतीय से नाराज है ना। तो शस्त्र अधिनियम में भारतीयों को जबरदस्ती लाइसेंस रखना है, इस बात को लेकर इन्होंने घोषणा कर दी, पहली चीज। दूसरी चीज वर्नाकुलर अधिनियम इन्होंने पारित किया 1878 में। वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है, यह है प्रेस से रिलेटेड, मतलब प्रिंटिंग मीडिया से रिलेटेड। जितने भी न्यूज़पेपर पब्लिश होते थे भारत के अंदर भारतीय भाषाओं में, वर्नाकुलर का मतलब है लोकल भाषाएं, ठीक है। जो भी भारतीय भाषाएं, बंगाली, मराठी, हिंदी, गुजराती, तमिल, उर्दू जो भी होते थे उन सब के ऊपर बैन कर दिया गया, ठीक है। अब न्यूज़पेपर सिर्फ और सिर्फ किस में पब्लिश होंगे, इंग्लिश के अंदर पब्लिश होंगे, ठीक है। तो न्यूज़पेपर सारे के सारे इंग्लिश में पब्लिश हुआ करेंगे, ये इन्होंने लगा दिया। इससे भारतीयों का नुकसान है कि नहीं है, बिल्कुल है नुकसान, ठीक है। तो इंग्लिश के न्यूज़पेपर को पब्लिश करने के लिए इन्होंने ऐसा किया, ठीक है। तो बेसिकली इस न्यूज़ पे इसको लाया गया था, एक न्यूज़पेपर था सोम प्रकाश, ठीक है। कौन सा न्यूज़पेपर, सोम प्रकाश। तो बेसिकली इसको लाया गया था सोम प्रकाश के लिए,
ठीक है। सोम प्रकाश क्योंकि ऐसी खबरें छापा करता था जो खबरें भारतीयों के तो फेवर में होती थी, लेकिन अंग्रेजों की उसमें पूरी धज्जियां उड़ा के रख दी जाती थी कि अंग्रेज इतने कुख्यात हैं, इतने बेकार है, ये करते हैं, वो करते हैं, तमाम तरीके की चीजें उसके अंदर लिख दी जाती थी। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई ये प्रमोशन तो रोकना पड़ेगा। प्रेस इन्होंने ही शुरू करी, इन्हीं के अगेंस्ट फिर से यूज होने लगी। ठीक है, जैसा कि इन्होंने डाक सेवाएं शुरू करी, इन्हीं के अगेंस्ट में यूज हुई, चाय इन्हीं के अगेंस्ट में यूज हुई, ऐसे ही मीडिया भी इन्हीं के अगेंस्ट में यूज होना शुरू हो गई। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम आई। तीसरी प्रॉब्लम थी सिविल सर्विसेज। जो आप सिविल सेवा की तैयारी करते हो, जिसके फादर किनको कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, और शुरू करने वाले कौन है, वॉरेन हेस्टिंग। वो सिविल सेवा के अंदर इन्होंने बोला कि जो मैक्सिमम एज होगी, अधिक जो सबसे अत्यधिक एज होगी वो होगी 19 साल। 19 साल, ठीक है, कितनी हुआ करेगी, 19 साल। अब 19 साल का मतलब बेसिकली क्या होगा, 18 में बालिग हुए, 18 से अटैम्प्ट देना शुरू करा, और 19 साल में अटैम्प्ट आपके खत्म। ठीक है, मतलब कितना अटैम्प्ट मिला, एक अटैम्प्ट मिलता था सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो इसने क्या करा था, सिविल सेवाओं की एज को घटाकर, जो पहले 21 साल थी उससे घटाकर कितना कर दिया था, 19 साल। पहले 21 साल हुआ करते थे, अब 21 साल में लगभग 3 अटैम्प्ट मिल जाएंगे अगर आप 18 साल से देना भी शुरू करोगे, लेकिन इसको घटाकर कितना कर दिया गया, 19 साल। इसका सीधा सीधा मकसद था भारतीय सेवाओं के अंदर ना आए। ठीक है, तो सीधा मकसद है भारतीय सेवाओं में ना आए, तो 1 साल का ही मौका दो। इतना बड़ा ब्रॉड सिलेबस, और उस समय पता सिविल सेवाएं जो भी होती थी, जो आप आईएएस की तैयारी करते हो जो भी होती थी, अभी आप आईएएस का फॉर्म भरो, पीसीएस का फॉर्म भरो, आपको सेंटर लखनऊ मिल जाएगा, मिल जाएगा। वहां सेंटर मिलता था लंदन। तो सिविल सेवाएं जो लोग दिया करते थे उनको सेंटर कहाँ पड़ता था, लंदन में जाके परीक्षाएं देनी पड़ती थी, ब्रिटेन में। अब ये बताओ सिविल सेवा उस समय कौन लोग देते होंगे, जो बहुत ही रिच रहा करते होंगे, जिनके परिवार बहुत स्ट्रांग रहते होंगे। ऐसे थोड़ी कोई सेवा में सेंटर पड़ेगा तो ऐसे थोड़ी चला जाएगा कोई, है ना। तो लंदन के अंदर जो लोग सेवाएं देने, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे, वो लोग लंदन में परीक्षा देने जाते थे। ठीक है, तो वो परीक्षा देते थे लंदन में जाके, तब जाके वो क्वालिफाई कर पाते थे। तो ये तो सब बैन ही है भारतीयों के लिए, भारतीय क्या कर पाएंगे इसके अंदर। 1 साल का मौका, मीडियम भी था, मीडियम ऑफ लैंग्वेज वैसे ही था। ठीक है, अंग्रेजी में होता था पूरी तरीके से, माध्यम भी अंग्रेजी रखते थे वो। ठीक है, तो माध्यम भी अंग्रेजी, उसके बाद लंदन में जाके परीक्षा देना, और तीसरी बात फिर एज भी 1 साल का समय, है ना। तो इंसान तैयारी करे, कब मैच्योर हो, कब किस तरीके से करे, है ना। तो उस समय में ये परीक्षा लोग देते थे, और इस समय में भी भारतीयों ने झंडे गाड़े। 1 साल मिलता था, इतनी समस्याएं होती थी, उसके बाद भी टॉप करके चले आते। टॉप तक किया भारतीयों ने। सुभाष चंद्र बोस वन ऑफ द एग्जाम्पल, इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम उन्होंने निकाला था, और सिविल सर्विसेज का एग्जाम निकाल के मुंह पे रिजाइन मार के आए थे। बोले मैं तो सिर्फ तुमको दिखाना चाहता था कि मैं एक भारतीय क्या कर सकता है, और लिया और रिजाइन मुंह पे मार दिया। सेवा ज्वाइन ही नहीं करी, और आके अपनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर दिया, कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। बोले मुझे तुम्हारी सर्विस नहीं करनी, मैं सिर्फ दिखाना चाहता था एक भारतीय कर क्या सकता है। तो ऐसे ऐसे भारतीय भी हुए, इतनी कठिन समस्याओं के बावजूद भी उन्होंने परीक्षाएं निकाली। तुम लोग तो निकाल ही सकते हो, 8-8 अटैम्प्ट मिल रहे हैं, 6-6 अटैम्प्ट मिल रहे हैं, और उसके बाद सब कुछ सहूलियतें मिल रही हैं। आज के समय में इंटरनेट मिल रहा है, जो पहले कभी भी नहीं हुआ करता था। कोर्स सारा का सारा आपके पास में है, सारी चीज़ें हैं, उसके लिए भी आपको समय दिया जा रहा है कि आप निकाल लो एग्जाम, चलो। और उस समय सोचो लोगों ने निकाल लिया। तो ये बात हम लोग को सोचनी चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए, है नहीं, डूब मत मरना, वरना बनेगा कौन आईएएस, है ना। तो मतलब बेसिकली मैं एक एग्जाम्पल इसलिए देना चाह रहा हूँ कि हम लोग को इनसे इंस्पायर होना चाहिए। 1 साल के इतने ज़्यादा स्ट्रगल में भी ये लोग एग्जाम निकाले ले रहे हैं, और हम लोग तो बहुत सारी सर्विसेज सुविधाएं सब हमको दी जा रही हैं उसके बाद। तो ये एग्जाम बेसिकली इस एज पे आ चुका था जिसके बाद में भारतीयों को हर तरीके से रोका जा रहा था। तो ये बेकार आदमी है, नहीं है, दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। लॉर्ड लिटन नहीं, लिट्टन है, ठीक है, मैंने इसलिए लिट्टन लिखा हुआ है, ठीक है। एक्चुअल इसका नाम लिटन है, ठीक है, वो स्पेलिंग नहीं है इसकी, ये स्पेलिंग, ठीक है, लिटन है, लॉर्ड लिटन बोला जाता है इसको, ठीक है। चलो आगे देखो, अब ये जितना बेकार था इससे दुगना अच्छा व्यक्ति मिल गया हमें आगे, ठीक है। ये देखो, हाँ वो बता रहा था मैं, अमृत बाजार पत्रिका,
ये वो न्यूज़पेपर था जिसने रातों रात अपनी भाषा बदल दी। बोले तुमने लोकल भाषाओं के ऊपर बैन लगाया है, बोले कोई बात नहीं, मैं इंग्लिश में पब्लिश करूंगा। इसने रात ही में बदल दिया पूरा पूरा प्रिंटिंग, बंगाली भाषा को रात ही रात इन्होंने बदल दिया, किसमें, सीधा अंग्रेजी में। तो देखो पहले बंगाली था, अब ये सीधा इंग्लिश के अंदर आने लगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत अगर आप देखोगे तो इन्होंने इसमें पहला आर्टिकल भी यहाँ साफ साफ दिखाई देता है जिसमें डोमिनियन की बात की गई है। डोमिनियन की बात की गई, डोमिनियन का मतलब ये अंग्रेज चाहते थे डिवीजन भारत का ऐसा किया जाए कि भारत को कानून भी दे दिया जाए और क्यों इनका रूल भी रहे। तो भारतीय इस बात का अपोज करते थे, तो इन्होंने देखो आर्टिकल भी ऐसे ही छापते थे, दिख रहा है ना। तो इस वजह से इनके न्यूज़पेपर के ऊपर बंदिशें भी लगाने की होती थी। देखो लिखा हुआ है बेटा 21-19 साल कर दी गई थी, जो आप डाउट में थे वो डाउट, ठीक है। जो मैंने बताया जितना वो बेकार आदमी था उतना ही अच्छा आदमी हमें मिल गया बाद में, अगला वायसराय लॉर्ड रिपन, ठीक है। लॉर्ड रिपन एक ऐसा वायसराय जिसके लिए भारत के अंदर आंदोलन हुआ। भारतीय ने आंदोलन किया और उन्होंने इस बात को अपील किया कि नहीं, हमें तो लॉर्ड रिपन ही चाहिए। जब लॉर्ड रिपन को वापस बुलाया जा रहा था तो लॉर्ड रिपन के लिए लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, नहीं इसको मत जाने दो, मत जाने दो, ऐसा वाला सीन चल रहा था, ठीक है। तो ये वाला सीन चल रहा था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को सबसे पहले आके इन्होंने समाप्त कर दिया, बोले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कुछ भी नहीं है, इसको समाप्त करो यहीं पे, ठीक है, क्योंकि ये भारतीयों के फेवर की बात नहीं है, तो इन्होंने समाप्त करवा दिया। दो लोगों के बीच में मतभेद क्यों कर रहा हो, खत्म हो गई बात, ठीक है। उसके बाद में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बाद में सिविल सर्विसेज जो थी, सिविल सेवाओं की एज वापस से इन्होंने कितनी कर दी, 21, बोले 19 साल थी, हटाओ उसको, वापस से कितनी कर दी, 21 साल। और तीसरा जो शस्त्र अधिनियम इन्होंने पारित किया था, शस्त्र अधिनियम के अंदर जो भारतीयों के लिए लाइसेंस किया गया था, उसके अंदर इन्होंने बोला अब अंग्रेज भी लाइसेंस लिखो, होगा तो बराबर होगा, वरना खत्म करो लाइसेंस को, ठीक है। तो ये सुधार किए इन्होंने इस समय में, जो भारतीयों के फेवर के सुधार हुए, ठीक है। उसके बाद में 1882 में स्थानीय स्वशासन, अभी मैंने पूछा था ना स्थानीय स्वशासन का पिता किसको कहा जाता था पीछे, तो इन्होंने स्थानीय स्वशासन को लागू किया भारत के अंदर, ठीक है। इसी समय में हंटर कमीशन की नियुक्ति हुई थी। हंटर कमीशन किस लिए पॉपुलर है, शिक्षा सुधार के लिए, ठीक है, किसके लिए, शिक्षा सुधार के लिए। आगे चल के एक और हंटर आएगा, ठीक है, एक और हंटर कमीशन आएगा, वो आएगा 1919 में, ठीक है। ये 1919 में बना था, ये बना था जलियांवाला बाग के लिए, ठीक है। जलियांवाला बाग जो हुआ था इंसिडेंट, उस इंसिडेंट के लिए एक कमीशन बनाया गया जिसको जलियांवाला बाग के लिए हंटर कमीशन बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा 1919 वाला किस लिए, वो जलियांवाला बाग के लिए, और ये वाला सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के सुधार के लिए, ठीक है। इसके शासनकाल में इल्बर्ट बिल विधेयक आया, ठीक है। इल्बर्ट बिल क्या था, बेसिकली ये न्याय से रिलेटेड चीज थी। इसके अंदर बोला जाता था जितने भी यूरोपीय अपराधी हैं उनको लेकर जो भी पनिशमेंट देनी होगी उसके लिए एक भारतीय जज को नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। मतलब अगर ब्रिटिशर्स या यूरोपीय उसकी सजा सुनते तो वो तरस खा लेते कि अरे ये भी यूरोपीय, मैं भी यूरोपीय, चलो माफ कर दो। तो उन्होंने क्या करा, नहीं, इससे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो यूरोपीय लोगों को अगर पनिश करना है, सजा देनी है, तो ये सजा कौन देगा, भारतीय देंगे। इसके अगेंस्ट में शुरू हो गया जिसको हम लोग कहते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन का मतलब हो गया श्वेत क्रांति शुरू हो गई। श्वेत क्रांति का मतलब, श्वेत का मतलब यहाँ पे अंग्रेजों से, अंग्रेजों ने यहाँ पे क्रांति कर दी। अंग्रेज बोले हमारे साथ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, बंद करो बंद करो बंद करो। तो अंग्रेजों को लगा भारतीय तो हमसे वैसे ही नाराज है, तो भारतीय हमें सजा ही देंगे, तो भारतीय को हटाया जाए यहाँ से। जब इसका विद्रोह होना शुरू हुआ तो फिर इन्होंने क्या करा, इल्बर्ट बिल को वापस ले लिया। अब जब इल्बर्ट बिल को वापस लिया तो क्या हुआ, इंडियन रिवॉल्यूशन शुरू हो गया। इंडियन रिवॉल्यूशन क्यों शुरू हो गया, क्योंकि एक भारतीय की पोस्ट को हटा दिया गया। उसको अभी तो जज बनाया जैसे तैसे मुश्किल से, अब उसको हटा दिया गया। तो इन्होंने फाइनली डिसीजन ये लिया कि इल्बर्ट बिल के अंदर एक व्यक्ति होगा जो इंडियन जरूर होगा, जज होगा, लेकिन उसकी सहायता के लिए एक यूरोपीय जज भी हुआ करेगा। ये हुआ तो इतनी कंट्रोवर्सी मची इल्बर्ट बिल को लेकर जो इन्होंने लागू किया यहाँ पर, उसको लेकर इनको लॉर्ड रिपन को वापस इंग्लैंड बुला लिया जाता, ठीक है। तो 1884 में इसकी वजह से ये वापस कहाँ चले जाते हैं, इंग्लैंड। इल्बर्ट बिल विवाद आया कब, 1883 के अंदर, ध्यान रखिए, ठीक है। 1883 में आया, 84 के अंदर इनको वापस बुला लिया गया और लोगों ने इनको लेकर आंदोलन किए भारत में कि क्यों हुए, क्योंकि देख रहे हो ना सुधार लगातार है ना, स्थानीय स्वशासन से लेकर तमाम चीजों को इन्होंने भारत के अंदर भारतीयों के फेवर में ही करने की कोशिश की है, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट जाने जाते।
हाँ जाओ जाओ जाओ। कल का ऑफ रहेगा, ठीक है, कल का तो ऑफ रहेगा। ठीक है, इसके बाद में ये हंटर कमीशन की रिपोर्ट है जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया गया कि हंटर कमीशन में क्या क्या चीजें हुई थी। बेसिकली यहाँ पर 20 मेंबर थे हंटर कमीशन में। आयोग के कितने मेंबर थे? 20 मेंबर थे, जिन्होंने यहाँ पर पूरी तरीके से शिक्षा के सुधार के लेकर बात की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ मेंबर पूछ ले तो 20 मेंबर। अब ये डिटेल में है, इसलिए बोला मैंने मेंस के भी इसके अंदर क्वेश्चन पूरी तरीके से। ठीक है, लॉर्ड डफरिन 84 से लेकर 88 का समय काल है, और 84 से 88 में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसी समय में कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसके बारे में मैंने आपको बोला था कि हमें कांग्रेस के सारे महत्वपूर्ण सत्र को पढ़ना होगा। कांग्रेस के सारे सत्र हमने पढ़ लिए, सारे गवर्नर जनरल वाइसराय पढ़ लिया, हमारा इतिहास खत्म। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में अगर देखें तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का परिचय लंबा है, परिचय के ऊपर नहीं जाते हम लोग, आते हैं सीधे सत्र के ऊपर। कौन कौन से सत्र कब कब आयोजित हुए और इम्पोर्टेंट हमारे लिए कौन कौन से। जैसे पहला सत्र है अधिवेशन 85 में बॉम्बे में आयोजित हुआ था। ठीक है, और बॉम्बे में अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो इस समय यहाँ के अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, दूसरा सत्र 86 में हुआ, क्योंकि अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मान लिया जाता है। तीसरा सत्र 87 में मद्रास में आयोजित हुआ, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने बदरुद्दीन तैयब जी, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, चौथा वाला है पहला यूरोपीय अध्यक्ष बनाया गया था जॉर्ज यूले को, इस समय इलाहाबाद में जो सत्र हुआ था ये है 1888 में। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक, इसके बाद में जो है 1896 अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। इनके समय में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया कांग्रेस के सेशन के अंदर। ठीक है, पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब गाया गया पूछा जाएगा तो वो है 1896 के कलकत्ता के कांग्रेस सेशन के अंदर, जहां पर रहीमतुल्लाह सयानी अध्यक्ष थे। ठीक है, ये बातें सब याद रखनी है यहाँ पे स्टोर करके, वही चीजें बता रहा हूँ मैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। ये वाला आप छोड़ सकते हो, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1901 के ऊपर ये वाला आप देख सकते हो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखना बस 1901 में पहली बार गांधी जी आए थे जिन्होंने कांग्रेस के मंच पे अपनी प्रेजेंस दी थी। ठीक है, कांग्रेस के मंच पे पहली बार गांधी जी दिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, गांधी जी दिखे थे, लेकिन गांधी जी अफ्रीका से लौटे कब? 1915। ठीक है, 1915 में गांधी जी लौटे थे, तो तब से जाके उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था, उसके बाद जाकर। लेकिन ये अभी कहाँ पे है? अभी अफ्रीका में ही है। ठीक है, तो अफ्रीका के अंदर ये समय रहते थे, बस आ गए थे इसके अंदर। 1905 में बनारस का अधिवेशन याद रखना है आपको, क्योंकि अध्यक्ष है गोपाल कृष्ण गोखले, और इनके समय में क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुई थी। स्वदेशी आंदोलन किसके खिलाफ शुरू हुआ था? सरकार के खिलाफ, मतलब बंगाल विभाजन के खिलाफ। बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, अभी पीछे बताया था, है ना। तो 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ में क्या शुरू हो गया? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, 1905 के बाद में 1906 आया। 1906 के अंदर अध्यक्ष बनाया गया दादा भाई नौरोजी, और इसी समय इन्होंने स्वराज के संकल्प को अपनाया। क्या? स्वराज के संकल्प को अपनाया कब गया? 1906 में दादा भाई नौरोजी के समय में। ठीक है, तो ये बेसिकली स्वराज को याद रखिए। वैसे तो 4 प्रस्ताव अपनाए गए थे, लेकिन मेन क्या था? स्वराज था। ठीक है, 1907 का सूरत अधिवेशन, रास बिहारी घोष अध्यक्ष है। बात चल रही थी 2 नेताओं के बीच में कि बाल गंगाधर तिलक को बनाया जाए, एक दल बोल रहा था नहीं इन्हीं को बनाया जाए, रास बिहारी घोष को बनाया जाए। तो इन 2 दलों के बीच में बहुत मनमुटाव हो गया, और आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन कैसे चलेगा इस बात को लेकर बहुत मनमुटाव हो गया। तो जब ये मनमुटाव बढ़ते चले गए, उस बेसिस पे क्या हुआ? कांग्रेस का हो गया विभाजन, और कांग्रेस बट गया नरम दल में और गरम दल में। ठीक है, और सत्र को स्थगित करना पड़ा। ठीक है, तो 1907 का सत्र जो था रास बिहारी घोष द्वारा, वो स्थगित हो गया, क्योंकि इस समय कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस के विभाजन को सूरत विभाजन भी कहते हैं, क्योंकि ये कहाँ पे हुआ था? सूरत के अंदर हुआ। ठीक है, तो अगर आपसे सूरत विभाजन भी कहीं लिखा हुआ आ जाए तो बात 1907 ही की हो रही है, जहां पर कांग्रेस के 2 विभाजन हो गए, नरम दल और गरम दल के अंदर। ठीक है, यहाँ 1910 है, छोड़ दो इसको, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। 1911, जैसे 1896 पढ़ा था वैसे ही 1911 यहाँ पर पहली बार जनगण मन को गाया गया था, अध्यक्ष से BN धर। हमारा जो राष्ट्रगान है उस राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया?
1911 के अंदर, उस सेशन के अंदर जब भी अंदर यहाँ पर अध्यक्ष थे, कहाँ पे, कलकत्ता के अंदर ही, ठीक है। उसके बाद देखिए 1915, चलो इसको भी हटा दो, इंपॉर्टेंट नहीं। 1916 यही लखनऊ वाला अधिवेशन जो अभी मैं बता रहा था, राफी आम क्लब के अंदर हुआ था, ठीक है। यहाँ अध्यक्ष थे एमसी मजूमदार, लखनऊ के अंदर ये हुआ, एमसी मजूमदार है। कांग्रेस के दो गुट जो धर्मपंथ और जो गर्मपंथ थे, जिनको अतिवादी भी कहते थे, इनके बीच में क्या हुआ, एकता हो गई, दोनों मिल गए आपस में आगे, ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी राजनीतिक सहमति बन गई और दोनों ने मिलकर क्या करा, लखनऊ पैक्ट के ऊपर साइन कर लिया, लखनऊ समझौता हुआ। यहाँ पे सभी दल एक साथ आ चुके सारे, और ये सब पॉसिबल किसकी वजह से हुआ, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की वजह से ये चीजें पॉसिबल हुई थी। तो दो लीडर इंपॉर्टेंट हैं जो लखनऊ के अंदर आके ये पैक्ट करवाए थे, ठीक है। तो ये विशेष सत्र है, ध्यान रखिएगा इसको। इसके बाद में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 में, अगली साल किसी को बना दिया गया, एनी बेसेंट को बना दिया गया 1917 में, क्योंकि 16 में इतना सक्सेसफुल इन्होंने समझौता करा दिया। उसके बाद तो मजबूरी थी कि भाई मजबूरी क्या, इतनी पॉपुलर लीडर जब हमको दिख रही है तो हम उसी को अध्यक्ष बनाएंगे। तो पहली महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट, इसलिए इनको याद रखा जाता है, ठीक है। इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए। लाला लाजपत राय 1920 के विशेष सत्र में अध्यक्ष बने थे। लाला लाजपत राय मेन सेशन में कभी अध्यक्ष नहीं बने, मेन सेशन के बीच बीच में कुछ कुछ विशेष सत्र हो जाते थे साल में। वैसे कांग्रेस के साल में एक ही सत्र होता था और वो दिसंबर के ही समय होता था, ऐसी चीज बोली जाती थी। लेकिन कभी कभी क्या होता था, स्पेशल सेशन को बुलाया जाता था, विशेष सत्र, जब कोई नया डिसीजन लेना होता था। इसमें अध्यक्ष बनाया गया लाला लाजपत राय को, ठीक है। और महात्मा गांधी ने यहीं से असहयोग आंदोलन पारित कर दिया और यहीं से संकल्प को आगे बढ़ाने की बात की गई और ये पारित हो गया, ठीक है। इसके बाद में जो मेन सेशन हुआ 1920 का, देखो ये तो विशेष सत्र हो गया 1920 का। अब ये मेन सेशन हुआ 1920 का नागपुर में, इसके अध्यक्ष थे विजय राघवाचार्य, ठीक है। विजय राघवाचार्य जो थे इसके अध्यक्ष बनाए गए और इन्होंने कांग्रेस की कार्य समिति के पुनर्गठन की बात की थी और यहां से ही बात हुई थी कि ये जो असहयोग आंदोलन है इसके साथ साथ में खिलाफत को भी चलाया जाए। तो असहयोग और खिलाफत दोनों मर्ज होके चलेंगे, इसकी बात कहाँ हुई है, इस वाले सेशन के अंदर, और इसके बाद में दोनों सेशन साथ में चलना शुरू हो, ठीक है। ये देखिए 1922 अध्यक्ष सीआर दास और अन्य नेता आईएनसी से अलग हो गए। यह है कांग्रेस का दूसरा विभाजन। पहला कब हुआ, सूरत विभाजन 1907 में। अब 1922 में हुआ दूसरा कांग्रेस का विभाजन। ये विभाजन क्यों हो गया, यही जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, इसी असहयोग आंदोलन में क्या हुआ, एक घटना हो गई चौरी चौरा 1922 में चौरी चौरा की जो घटना हुई उसमें क्या हुआ, बेसिकली गोरखपुर जगह जानते हैं आप सब लोग, गोरखपुर की चौकी है, वहां चौकी के अंदर कुछ भारतीय घुसे जो असहयोग आंदोलन वाले थे और खिलाफत आंदोलन के लोग थे। उन्होंने घुस कर चौकी के अंदर लगा दी आग लगा दी। कई पुलिस वाले उसके अंदर मारे गए, कुछ सिटीजन्स भी आसपास के थे वो भी उसमें मारे गए। इस वजह से गांधी जी हिंसा के खिलाफ थे क्योंकि, और गांधी जी ने बोला हम अपने आंदोलनों में हिंसा नहीं चाहते। तो गांधी जी ने क्या करा, इस असहयोग आंदोलन को कहाँ चला गया, इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया 1922 में। जैसे ही वापस लिया, अब गांधी जी को जेल भेज दिया गया क्योंकि गांधी जी पे आरोप लगे तुम चला रहे थे असहयोग आंदोलन, तुम्हारी वजह से ये घटना हुई है। भीड़ को तो नहीं सजा दे सकते तो किसको सजा दो, गांधी को बुला लो, ठीक है। तो गांधी को जेल भेज दिया गया। उसी समय दो दल बट गए, एक का बोलना था नहीं गांधी ने गलत किया, इतना बढ़िया आंदोलन चल रहा था उसको नहीं करना चाहिए था। ऑफ तो कोई बात नहीं, उसे होता चलेगा। तो बेसिकली इस आंदोलन को वापस गांधी जी के लेने की वजह से एक दल बन गया कि नहीं हम जो है पूरी तरीके से समर्थन करेंगे महात्मा गांधी का। वो लोग अलग हो गए और जो समर्थन नहीं करते थे वो लोग अलग हो गए। जो समर्थन नहीं करते थे उनमें नाम है सीआर दास और एक नाम है मोतीलाल नेहरू, ठीक है। इन्होंने अलग हो गए और अलग होके इन दोनों ने आईएनसी से अलग होकर अपना नया ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? आईएनसी से अलग होकर नेताओं ने क्या बना लिया, स्वराज पार्टी का गठन यहाँ पर कर लिया गया। किसके द्वारा, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों के द्वारा, चित्तरंजन दास जिनको बोला जाता है, इन दोनों के द्वारा स्वराज पार्टी को बना लिया गया, ठीक है। 1924 पहला अधिवेशन, महात्मा गांधी जी जेल से आए, जेल से आने के बाद उन्होंने सीधा अधिवेशन बेलगाम में किया, इसके ये अध्यक्ष बने। एकलौता अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बने हैं वो है 1924 का बेलगाम अधिवेशन।
ठीक है। 1925 कानपुर की अध्यक्ष बनी सरोजनी नायडू, ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है। अभी पहली महिला अध्यक्ष पढ़ा हम लोग ने एनी बेसेंट को, वो पहली महिला अध्यक्ष है, भारतीय नहीं है, लेकिन वो भारतीय नहीं थी, ये है भारतीय। तो पहली भारतीय पूछा जाए तो सरोजनी नायडू लगाइएगा, पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो एनी बेसेंट लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद अध्यक्ष बने इस समय में, चलो ये सब छोड़ दो, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। 27 वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 28 वाला भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 29 वाला लाहौर सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला लाहौर सेशन 1929 में हुआ, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। क्योंकि इसको लाहौर सेशन बोला जाता है, इसी समय भारतीयों ने अपनी स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया। 26 जनवरी से लगातार भारतीय अपनी स्वतंत्रता मनाते थे इस दिन के बाद से, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को पहली स्वतंत्रता मनाई गई हमारे देश के अंदर, और भारतीय अपनी स्वतंत्रता को सेलिब्रेट किया करते थे। इसीलिए तो संविधान हमने कब अपनाया, 26 जनवरी को, इस डेट को यादगार रखने के लिए। वैसे तो हम आज़ाद 15 अगस्त को हो गए, तो आज़ादी का दिवस अभी आ रहा है 26 जनवरी, ठीक है। तो 26 जनवरी ही डेट क्यों रखी गई, ये आपको पता होना चाहिए कि 26 जनवरी ही हमने क्यों अपने संविधान को, या गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं इसको, इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमने पहला स्वतंत्रता दिवस इस फॉर्म में। अभी 26 जनवरी में अगर मैं यहाँ रहा, प्रोग्राम हुआ, पूछूंगा ये क्वेश्चन तुम लोग से वहीं सबके सामने, ठीक है, बताइए। हाँ, पूर्ण स्वराज इसी दिन प्रस्ताव पारित हुआ और बोला गया पूर्ण रूप से हमें आज़ादी चाहिए। यहाँ साफ साफ बोल दिया गया, हमें नहीं चाहिए कोई भी तुम्हारा बंटवारा कि राजा रूल करे, रानी रूल करे, या फिर संविधान हम तुम्हें दे देंगे, कुछ नहीं। हमें क्या चाहिए, पूर्ण रूप से स्वराज चाहिए, इस समय बोल दिया गया। और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए इसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया गया, जिसको बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, लाहौर सेशन के बाद में शुरू हुआ, ठीक है। 29 का इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसके बाद में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 31 में, क्योंकि इस समय में गोलमेज सम्मेलन शुरू हो गया था, तो इस समय गांधी इरविन समझौते का समर्थन हुआ। गांधी इरविन समझौते के अंदर गांधी और लॉर्ड इरविन इस समय वायसराय थे, ठीक है। तो लॉर्ड इरविन के वायसराय रहते हुए गांधी और इरविन में एक समझौता हुआ, जिसकी वजह से गांधी जी कहाँ गए थे, लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे। ऐसे कितने सम्मेलन हुए, 3, और तीनों कहाँ हुए, लंदन के अंदर हुए। पहला वाला हुआ है 1930 के अंदर, कांग्रेस ने इसके अंदर कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं लिया, लेकिन अंबेडकर जी गए। अंबेडकर जी क्योंकि कांग्रेस के पार्ट नहीं थे, ये जगह तीनों में गए। अंबेडकर जी पूछा जाए किस में गए, तो तीनों में गए, ठीक है। दूसरा वाला 1931 में हुआ, इसमें गांधी जी चले गए, क्योंकि इस समय में गोलमेज सम्मेलन, जो गांधी इरविन पैक्ट हो गया था, गांधी इरविन पैक्ट की वजह से गांधी जी चले गए। गांधी जी की कोई बात नहीं सुनी गई, उनको बुरी तरीके से यहाँ पे बेइज्जत किया गया, गांधी जी ने मना कर दिया। तीसरे वाले में गांधी जी नहीं गए, ना कांग्रेस ने कोई सहयोग लिया। इसी वजह से इन्होंने क्या शुरू कर दिया, दूसरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मतलब एक आंदोलन ये था जो खत्म कराया गया इरविन समझौते से, इसके बाद दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ याद रखो इसको। इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला, 1937 में फैजपुर में अधिवेशन हुआ। ये किसी गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था, अभी तक सब शहरों में होते थे, ठीक है। अब गांव में पहला अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। 38 वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हरिपुरा में अध्यक्ष पहली बार बनाया गया सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी नहीं चाहते थे कि ये अध्यक्ष बने, ठीक है। तो ये कभी नहीं चाहते थे कि गांधी जी अध्यक्ष बने। क्यों नहीं चाहते थे, क्योंकि इनकी विचारधारा गांधी जी को जो लगती थी, वो लगती थी हिंसात्मक, ठीक है। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस नहीं सोचते थे सामने दुश्मन है तो हम उसको प्यार से डील करेंगे, बोले है तो फिर गया, सीधे गोली चलेगी इसके ऊपर। तो सुभाष चंद्र बोस उस आइडियोलॉजी के व्यक्ति थे, ठीक है। तो इनका मतलब सीधा था। गांधी जी चाहते थे कि अगर अध्यक्ष इसका बन गया कोई हिंसात्मक व्यक्ति, तो पूरी इंडिया के अंदर ये मैसेज जाएगा कि कांग्रेस ने भी हिंसा को अपना लिया है, तभी तो ऐसा अध्यक्ष बना रहा है। तो गांधी जी नहीं चाहते थे। विवाद शुरू हुआ, लेकिन अध्यक्ष चुना गया इनकी पॉपुलरिटी की वजह से इन्हीं को। 39 में फिर से इनको अध्यक्ष चुना गया, लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने खुद ही रिजाइन कर दिया। सुभाष चंद्र बोस को फिर से चुना गया था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह किसको नियुक्त किया गया, राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर दिया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, जो कांग्रेस से ही निकला हुआ एक गठन था। 41 से 45 तक ये पूरा का पूरा कांग्रेस के ऊपर बैन लगा दिया गया, क्योंकि इस समय आंदोलन चल रहे थे, वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था 1939 में। 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। तो इस पूरी अवधि में 40 से लेकर 45 तक एक ही अध्यक्ष रहते हैं, कौन, अबुल कलाम आजाद, ठीक है। इन्हीं को अध्यक्ष बना रहने दिया जाता है। 56 में आजादी से पहले का आखिरी सत्र है, जब जेबी कृपलानी को यहाँ पे अध्यक्ष बनाया जाता है। ये
हाँ सॉरी भाई, 1946 के अंदर जेबी कृपलानी को अध्यक्ष बनाया जाता है। ये अंतिम कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जो स्वतंत्रता से पहले बनाया गया। इन्हीं के समय में आज़ादी भी मिल गई, ठीक है, जेबी कृपलानी के समय। तो ये है कांग्रेस के सारे सेशन। ये कांग्रेस के सारे सेशन आपको यही याद रखने। पीडीएफ भेज दिए मैंने, सारी पीडीएफ देखना, इसको रिवाइज करना जाके अच्छे से। गवर्नर जनरल वाइसराय में हम कहाँ तक पहुंच गए? कहाँ तक पहुंच गए? रिपन भी पढ़ लिया, लिटन भी पढ़ लिया। कांग्रेस की स्थापना किसके समय में हुई? अरे अभी तो पढ़े हो, क्या हुआ तुम लोग को? कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई? कैनिंग के समय में तो विद्रोह हुआ। लॉर्ड डफरिन, यस एग्जैक्टली, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल को हम लोग देखते हैं जब कांग्रेस की स्थापना। तो हम लोग ने लॉर्ड डफरिन तक पढ़ लिया, अब आगे के गवर्नर जनरल वायसराय पढ़ेंगे, बस वही हमको खत्म करने, वरना कांग्रेस के सारे सेशन खत्म हो। मैंने बोला सिलेबस के 2 पार्ट हैं, कांग्रेस के सेशन सारे के सारे ये खत्म मैंने यहाँ किए हैं, अभी तुम लोग के नहीं हुए। ध्यान रखना, अभी तुम लोग को जाके खत्म करना, इस क्लास को फिर से देखना, जाके मेमोराइज करना और फिर नोट्स अपने उठाना, नोट्स से मिला के पढ़ना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।